हेलो साथियों, A to Z क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग सर्वनाम के जो अन्य तीन भेद थे उसके बारे में जानेंगे कि इसके अन्य तीन भेद क्या हैं, कैसे उसकी पहचान चिन्ह, किन किन उदाहरणों से उनको पहचाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें आज बता दी जाएंगी और यहाँ पे आज हमारा लगभग सर्वनाम ख़त्म हो जाएगा। इसमें और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर इसको फिर आपको देखना हो, जानना हो, समझना हो तो इसके लिए हमारे चैनल से जुड़ना पड़ेगा। जो हमारे जो सब्सक्राइब करेंगे उन तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगी, सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगी, जिससे वो हमारी वीडियो को कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। कहीं भी रहेंगे खड़े उन तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी और वीडियो को वहीं से हमारी वीडियो के साथ जोड़ सकते हैं। और जब चाहें तब चाहें लोगों को वीडियो से जोड़ भी सकते हैं और लोगों को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, जो चाहें उस तरह से आप कर सकते हैं। उसके लिए पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब बात करते हैं हम कि जो सर्वनाम के भेद आपको दिखाई दे रहे हैं वो तीन सर्वनाम के भेद हो गए थे। अगले जो तीन सर्वनाम के भेद हैं उनमें सबसे पहला है यानी चौथा संबंध वाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, जैसे कि इसके नाम से यह स्पष्ट हो रहा होगा कि संबंध क्या होता है, संबंध होता क्या है। सबसे पहले ये जान लेते हैं। जैसे एक गुरु शिष्य का संबंध होता है, पिता पुत्र का संबंध होता है, माता पुत्र का संबंध होता है, माता बेटी का संबंध होता है, ये इसी तरह का संबंध होता है। ठीक, तो इन संबंध को लेके ही हम कुछ एक तरह के शब्द दे दिए गए हैं। ठीक, कुछ वर्ड दे दिए गए हैं। उन शब्दों के माध्यम से हम पहचानते हैं कि इसके अंतर्गत क्या संबंध है, किस तरह का संबंध है। ठीक, तो उन संबंधों के माध्यम से हम जान सकते हैं कि किसका किस रूप से, किस लोगों के साथ किस तरह का संबंध है। तो वो सर्वनाम होते हैं। कुछ जो वर्डों की, मैं शब्दों की बात कर रहा हूँ, वो सर्वनाम होते हैं। उन सर्वनामों को जैसे पहचान चिन्ह इसका क्या है, पहचान। जो, सो, ये दो शब्द ऐसे हैं जो इसकी पहचान बताते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम की पहचान बताते हैं कि जो और सो। जो सो एक ही में नहीं है, अलग अलग हैं। मैंने अल्प विराम लगाया है। जो और सो, इन दोनों के शब्दों के माध्यम से हम जान सकते हैं कि कौन कौन से शब्दों के बीच संबंध स्थापित हो रहा है। जैसे कहा भी जाता है कि इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिससे हम ये जान सकते हैं, इन्हीं दोनों के अलावा नहीं, और भी इससे रिलेटेड संबंधवाचक से वर्ड हैं जिससे हम जान सकते हैं कि किन वाक्यों के बीच कैसा संबंध है। जैसे कहा जा सकता है जैसा, वैसा, ऐसा। ठीक, ऐसा, वैसा, ऐसा, जिसकी, उसकी, जिसकी, उसकी, जैसी, तैसी। ये और भी इस तरह के वर्ड हो सकते हैं। मैंने इतने वर्डों को लिखवाया है, इस तरह के और भी वर्ड हो सकते हैं जो ये चीज़ें बता देते हैं कि क्या संबंधवाचक चिन्ह है, संबंधवाचक कार्य हैं, संबंधवाचक व्यवहार है। ये कैसे पहचान में आएंगे, इन शब्दों के माध्यम से। जैसा पहला वर्ड है, जैसा दूसरा है, वैसा, ऐसा, जिसकी, उसकी, जैसी, तैसी, और मेन पहचान चिन्ह है जो और सो। अब ये चीज, इन शब्दों के माध्यम से हम पहचान कर लेते हैं। अगर इन वाक्यों के बीच में ये सारे शब्द लगे हों, वाक्य के पहले लगे हों, चाहे बीच में लगे हों, चाहे एक सेंटेंस को मिलाने के लिए बीच में लगे हों, एक पूरे वाक्य को पूर्ण करने के बीच में लगे हों, चाहे आगे लगे हों, चाहे पीछे लगे हों, तो वो संबंधवाचक सर्वनाम ही कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है, संबंधवाचक सर्वनाम ही कहलाता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यही दोनों बस पूछें तभी आप पहचानेंगे
कि संबंधवाचक सर्वनाम है। अगर इनके साथ कहते हैं ना कारक विभक्तियों का चिन्ह का प्रयोग करके हम इन दोनों से और भी शब्द बना सकते हैं, तो समझ लीजिए कि वही कारक विभक्तियों चिन्हों का प्रयोग करके हम अन्य शब्दों को ईजाद कर लिए हैं, नए शब्दों को उत्पन्न कर लिए हैं। जैसा कर लिए, वैसा कर लिए, ऐसा कर लिए, जिसकी कर लिए, उसकी कर लिए, जैसी कर लिए, तैसी कर रही हैं। ये इतने वर्डों से आप अभी तक परिचित हो लिए, कोई दिक्कत नहीं, इतने वर्डों से आप अभी तक परिचित हो लिए। अब हम इसको उदाहरणों के माध्यम से जानते हैं। उदाहरण, आप एक उदाहरण बताइए, बस आप एक उदाहरण बताइए। जिसकी लाठी उसकी भैंस। भाई ये कहावत बड़ी फेमस है कि भाई जिसके पास बल होता है उसी का सब कुछ होता है। तो वही कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसमें देखिए संबंधवाचक कुछ चिन्हों का प्रयोग किया गया है। इसमें से देखिए जो सो के अलावा इसमें से देखिए कोई संबंधवाचक चिन्हों का प्रयोग किया गया है, तो बिल्कुल किया गया है। जिसकी उसकी, जिसकी उसकी, यानी जिसकी लाठी उसका भैंस, यानी ये संबंध बता रहा है कि जिसकी लाठी होगी वो किसके साथ संबंध होगा, उसी की भैंस भी मानी जाएगी। जिसके पास ताकत होगी उसी को माना जाएगा, उसी का वो वर्चस्व है। ठीक, तो ये उदाहरण है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कहावत भी कही जाती है। और देखिए इसमें संबंधवाचक चिन्हों का भी प्रयोग किया गया है, जिसकी और उसकी। ठीक, और बताइए। जैसा देश वैसा भेष। ये भी, इसमें भी संबंधवाचक चिन्ह लगे हुए हैं। देख लीजिए कौन कौन से। जैसा, यहाँ पे आपको जैसा दिखाई दे रहा है, तैसा वैसा दिखाई दे रहा है। यानी हम जैसा देश है उसी की तरह का वेश धारण करते हैं। मतलब जैसे को तैसा कह सकते हैं ना, जैसे को तैसा। एक वो भी कहावत है कि नहीं, जैसे को तैसा, जैसे को वैसा। ठीक, ये सारे उदाहरण हैं जिनके माध्यम से ये चीज़ें बता सकते हैं कि इनके बीच जैसा देश, मतलब जैसा देश है, ये वैसा वेश, मतलब जैसा देश रहेगा उसी के अनुसार, उसी से संबंध के अनुसार वेश भी हमको धारण करेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसी करनी, जैसी करनी वैसी भरनी। ये भी एक कहावत है भाई। जो जैसा करेगा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। यानी जो जैसे, जिसके साथ जैसा व्यवहार करेगा, यानी जिसके साथ जैसा संबंध रहेगा उसी के अनुसार वो व्यवहार भी करेगा, वो उसी के अनुसार पाप पुण्य का लेखा जोखा भी रहेगा। यानी जो चीज़ जिससे जैसे वर्क किया है, जैसे जैसे उसने कार्य किया है, जैसे जैसे लोगों के साथ जिसका संबंध रहा हो उसी के अनुसार वो उसको अपनी सजा भी भोगनी पड़ेगी। यानी जैसा आप दोष किए होंगे वैसी ही सजा। आप यहाँ एक उदाहरण और लिख सकते हैं, जैसी सजा, जैसा दोष वैसी सजा। मतलब जिसके अनुसार सजा होती है उसी के अनुसार जो आपका दोष होता है उसी के अनुसार आपकी सजा हो जाती है। तो ये चीज़ें इस तरह के उदाहरणों के माध्यम से आप जान सकते हैं। अभी लिखवाया जाए तो बहुत सारे उदाहरण बनेंगे। आप अभी कमेंट के माध्यम से बहुत सारे उदाहरणों को आप दे रहे हैं, ठीक, कि ये सर ऐसे है, इसका उदाहरण ऐसे है, ऐसे है। तो बिल्कुल आप भी अपनी जगह पे सही हैं और ये भी उदाहरण अपनी जगह पे सही हैं। और इनके माध्यम से ये सारी चीज़ें आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं और बता सकते हैं कि इनके साथ कैसा संबंध है। जैसे के साथ कैसा वैसा संबंध है, किसके साथ, जैसा देश है उसी के अनुसार उसका संबंध है वेश से। ठीक, तो ये चीज़ें यहाँ क्लियर हुई। अब मुझे नहीं लगता है कि संबंधवाचक सर्वनाम में आप लोगों को थोड़ी भी दिक्कत आने वाली है। ठीक, अब अगले पे आते हैं। अगला कौन सा है भाई? आप लोगों को मैंने 6 के 6 नोट कराया था। अगला कौन सा है?
प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये प्रश्नवाचक से ही सम आ रहा है भाई कि किस तरह के प्रश्न होते होंगे, कैसे प्रश्न होते होंगे, किस तरह के प्रश्नों से पूछते हैं। जैसे हम पूछ रहे हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, यही एक प्रश्न है आपके लिए। मैं पूछ रहा हूं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो आपके लिए ही ये प्रश्न हो गया। और प्रश्नवाचक का चिन्ह क्या होता है भाई, यही ना प्रश्नवाचक जो होता है उसी का चिन्ह होता है। तो इसके पहचान चिन्ह क्या होती है, पहचान बताइए, कौन क्या कैसे, कौन क्या कैसे, ये इसकी पहचान चिन्ह होती है। कि प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं भाई, कोई भी प्रश्न किया जाता है, किसी के अंदर कोई प्रश्न की जिज्ञासा होती है, वो अपने प्रश्नों को पूछता है, तो इन वर्डों के माध्यम से पूछता है। ठीक, इन वर्डों के माध्यम से पूछता है। इसमें कहा जाता है कि जो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, जो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, ठीक, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये इसकी पहचान चिन्ह है भाई, कौन क्या कैसे। अब इस तरह के हम वाक्यों को जब बनाएंगे, लिख दिया जाए ये, ठीक है, जो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। उदाहरण बताइए, एक उदाहरण आप बताइए, बहुत आसान सा है, जल्दी बताइए। जैसे मैं ही प्रश्न यहां से, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, मेरा प्रश्न है। उदाहरण ही समझ लीजिए, आप क्या कर रहे हैं, तो आपका रिप्लाई आ जाता है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं। आपका रिप्लाई क्या आ रहा है, पढ़ाई। फिर मैं अगला प्रश्न पूछ रहा हूं, पढ़ाई करने के बाद आप क्या बनना चाहते हो, पढ़ाई करके आप क्या बनना चाहते हो, पढ़ाई करके आप क्या बनना चाहते हो। यानी एक प्रश्न देखिए, यहीं से प्रश्नवाचक जो है वो प्रयोग में आ रहा है, यानी पढ़ाई करके आप क्या बनना चाहते हो। अभी हम पूछ रहे हैं आपसे कि क्या बनना चाहते हैं। अगला प्रश्न हो सकता है कौन से, कौन जा रहा है। हमको ये नहीं पता है कौन जा रहा है, इसीलिए पूछ रहे हैं कि इस क्लास को छोड़ के कौन जा रहा है। अभी जितने लोग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, उसमें से कितने लोग हैं कि जो क्लास को छोड़ के जा रहे हैं। उसी पे मेरा एक प्रश्न है कि कौन जा रहा है, कौन क्लास को छोड़ के जा रहा है, कौन कक्षा को छोड़ के जा रहा है। इस तरह के हम शब्दों का प्रयोग किस में करते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत करते हैं। ये कौन क्या है, ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, एक दो नहीं। वह कैसे रहेगा, वह कैसे रहेगा। भैया कौन क्या रहेगा, किसके साथ रहेगा, ये अगले वाले को पता होगा ना भैया कि वह कैसे रहेगा। हाँ, कैसे रहेगा भाई, कि भाई कोशिश अब उसने की, अगले वाले ने पूरी कोशिश की, भरपूर कोशिश की, भाई किसी को कुछ मना लिया जाए, किसी तरह से किसी रूप में मना लिया जाए, और अगले वाले ने मन ही बना लिया है कि हमको नहीं रहना है, तो वो कैसे रहेगा। हम लाख लाख मनाते थक गए, वो नहीं मान रहा है, कोई उत्तर नहीं, तो उसके रहने का जब मेरे साथ मन ही नहीं है तो वह कैसे रहेगा भाई, वो कैसे रहेगा। तो वही कह रहा है कि वह कैसे रहेगा।
भाई अपनी अपनी पहचान है, अपनी अपनी सोच है कि वो कैसे रहेगा। इस तरह के अगर वर्डों का प्रयोग हो रहा है, इन तरह के शब्दों का प्रयोग हो रहा है, तो वहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। और इसकी परिभाषा आप एक तरह से देख रहे होंगे कि जो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और ये इसकी पहचान चिन्ह है, कौन, क्या, कैसे। और इस तरह के उदाहरण आप चाहें तो अपने हिसाब से भी उदाहरण बना सकते हैं। ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ वही उदाहरण परफेक्ट है। आप अपने हिसाब से जो चाहें, जैसा चाहें, उस तरह के उदाहरण बना सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम तीसरे की। तीसरा क्या है भाई? और फाइनल तीसरे सर्वनाम का नाम बताइए हमको, जो छठवां है। छठवां जो सर्वनाम है आज का तीसरा और फाइनल, छठवां निज वाचक सर्वनाम। भैया ये निजवाचक से क्या संबंध आ रहा है आपका? निजवाचक से, निजवाचक से भाई निजी मतलब कहते हैं ना, ये मेरा निजी काम है, ये मेरा पर्सनल काम है। यानी निज मतलब ये मेरा निजी काम है, पर्सनल काम है, दूसरे का काम नहीं है, ये सिर्फ मेरा काम है, मैं ही इसे कर सकता हूँ। ये अपने लिए ज़्यादा प्रयोग होता है, दूसरों के लिए कम होता है। लेकिन हम जब बात करते हैं कि यह क्या कार्य होगा, तो ये सारे के सारे वाक्यों को ये अपने लिए ही प्रयोग करता है। जैसे कह सकते हैं कि इसके बहुत सारे वर्ड हैं, कह सकते हैं आप हो सकते हैं, अपना हो सकता है, अपना ही हो सकता है, अपना ही, ठीक। और भी बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं इसके, आप ही, स्वयं, निज, आप ही, निज, स्वयं, खुद। ये किसके लिए प्रयोग हो रहा है भाई? अपने लिए। ये सारे वर्ड किसके लिए प्रयोग हो रहे हैं? ये सारे शब्द किसके लिए प्रयोग हो रहे हैं? ये सारे के सारे शब्द अपने लिए ही प्रयोग हो रहे हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं प्रयोग हो रहे हैं, अपने लिए। आप अपने, यहाँ पे कह रहा आप अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं। ये जितने भी वर्ड दिखाई दे रहे हैं, ये पहचान चिन्ह जितने भी दिखाई दे रहे हैं, ये आप खुद के लिए प्रयोग कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से, यह काम मैं स्वयं कर लूँगा। यानी इसमें देखिए, उसमें से कोई एक भी वर्ड आपको पहचान में आ रहा है निजवाचक का, जो ऊपर लिखा हुआ है पहचान चिन्ह में का कोई भी एक वर्ड इसमें दिखाई दे रहा है? अगर उसमें से कोई भी एक शब्द दिखाई दे रहा है तो ये समझ लीजिए कि ये निजवाचक सर्वनाम है। यानी स्वयं यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ देखिए यहाँ पे स्वयं यहाँ दिख रहा है। यानी अगर इस तरह का वर्ड प्रयोग हो रहा है, इस तरह के शब्द प्रयोग हो रहे हैं, इस तरह के वाक्यों में प्रयोग हो रहे हैं, तो ये कह रहा है ना कि यह काम मैं स्वयं कर लूँगा। यानी ये निजवाचक, यानी निजता के साथ कहता है कि यह काम मैं स्वयं ही कर लूँगा, खुद ही कर लूँगा, ठीक। यानी जिसके अंतर्गत वो कार्य कर रहा है, वो कह रहा है भैया कोई काम करने की दूसरे को ज़रूरत नहीं है, ये काम मैं स्वयं कर लूँगा, आप किसी भी प्रकार की कोई परेशान ना होइए, मैं ये काम स्वयं कर लूँगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, आज खड़े होकर पढ़ा पाएगा, नहीं पढ़ा पाएगा। भाई तो ये कंटिन्यूटी मेरी बनी रहेगी, और ये पेशेंस के साथ ही पढ़ाता रह जाऊँगा, और आगे भी पढ़ाता रहूँगा। तो ये क्या कार्य है? मेरा कार्य है, और मैं इसको कर रहा हूँ, और आगे भी करूँगा। मैं ये कार्य स्वयं अकेले कर लूँगा, पढ़ाने वाला ये सब्जेक्ट, ठीक। तो ये इसका पहला उदाहरण होगा। और आप बताइए एक और उदाहरण, आप अपने हिसाब से बताइए। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो उनमें से कोई एक उदाहरण बताइए। मैं अपने पिताजी के
साथ रहता हूँ। भाई ये कह रहा है कि मैं अपने पिताजी के साथ, यहाँ देखिए अपना है, अपने हैं कहीं दिखाई दे रहा है? अपना के अपने ही कर लीजिए। अगर मैंने नहीं लिखा है तो इस वर्ड से मिलता जुलता कोई वर्ड बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। अपना को अपने, क्योंकि इसमें कहा जाता है कि हम कारक और विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करके नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। ऐसा कहीं भी मनाही नहीं है कि ये जो लिखे हुए हैं इस शब्दों में हम कारक और विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करके नए शब्द नहीं बना सकते। बिल्कुल हम कारक और विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करके नए शब्दों को बना के अपने वाक्यों में हम प्रयोग कर सकते हैं। और उस वाक्य में यहाँ क्या दिख रहा है? अपना का हम अपने विभक्ति चिन्हों का हम प्रयोग करके यहाँ हम अपना को अपने प्रयोग में लाते हैं। यानी मैं अपने पिताजी के साथ रहता हूँ, यानी मैं स्वयं खुद, ठीक। अपने मतलब अपने, जो अपने हैं, अपने ही अपने होते हैं। भाई मूवी आई थी, अपने मूवी आई थी, वो सनी देओल की, बॉबी देओल के, धर्मेंद्र जी की, वही अपने। तो वो क्या करते हैं? मैं अपने पिताजी के साथ रहता हूँ। जो आपके आसपास लोग रहते हैं, जो खास लोग रहते हैं, उन्हीं को तो अपने कहते हैं। जो आपको जानता हो, पहचानता हो, लेकिन बाद में मुकर जाता हो कि हम ना आपको जानते हैं, पहचानते हैं, तो वो तो अपना नहीं हो सकता। लेकिन जो जानता है, पहचानता है, वही तो अपना है, ठीक। अगला है, मैं अपने आप ही घर चला जाऊंगा। भाई इसमें कह रहा है कि मैं अपने आप, अपने भी है और आप भी है। ये भी एक निजवाचक सर्वनाम दिखाई दे रहा है। मैं अपने आप भी दिखाई दे रहा है, और मैंने जो विभक्ति कारक चिन्ह का प्रयोग करके इसको अपने बना लिया था, यानी मैं अपने आप ही घर चला जाऊंगा। मतलब मुझे घर जाने के लिए किसी की सहायता की जरूरत नहीं है भैया। मैं अपने स्वयं के सहायता से मैं इतना सक्षम हूँ कि मैं अपने आप ही घर चला जाऊंगा। यानी मुझे एक और उदाहरण इसी तरह से बनाना चाहे तो कह सकते हैं, मुझे किसी दूसरे की सहायता की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद पढ़ाई कर लूँगा। मुझे कहीं जाना है तो मुझे दूसरे की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊँगा। मुझे बाइक चलाने के लिए किसी दूसरे की सहायता की ज़रूरत नहीं, मैं बाइक चला के खुद चला जाऊँगा। इस तरह के तमाम उदाहरण होंगे जो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। बस ध्यान ये रखना है कि वो आपके खुद से, स्वयं से संबंधित हो। वो कार्य जो भी होगा इसमें करता, वो कार्य खुद कर रहा होगा, वो उसका कार्य कोई दूसरा नहीं कर रहा होगा। जो भी इसमें कर्ता प्रयोग होगा वो कार्य खुद कर रहा होगा, न कि उसकी जगह पे कोई उसका कार्य दूसरा कोई कर रहा होगा। तो इससे माध्यम से आप जान सकते हैं कि निजवाचक सर्वनाम में हम इतने शब्दों के प्रयोग के माध्यम से और विभक्ति चिन्हों को लगा के इन शब्दों में परिवर्तन करके हम निजता के वर्ड, नए शब्दों को ईजाद करके इसके अपने वाक्यों में हम प्रयोग कर सकते हैं, जो सर्वनाम के शब्द होंगे, ठीक। जो सर्वनाम के शब्द होंगे, सर्वनाम जो कर्ता के स्थान पर प्रयोग होता है वो सर्वनाम होते हैं, वही चीज़ें इसमें प्रयोग हुई। बहुत सारे उदाहरण हैं, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं। और आज सर्वनाम जो था 6 के 6 सर्वनाम, कल के डेट पे 3 हो गया और आज के डेट में 3 हो गया, तो 6 के 6 सर्वनाम आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आई होप ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। तब और एक चीज़ और, बाकी लोगों को भी आप जोड़िए। ये नहीं कि 10 लोग, 5 लोग, 6 लोग जुड़ जा रहे हैं तो क्लास में बस ऐसे ही, अरे और लोगों को भी लाभ लेने दीजिए, और लोगों को भी क्लास शेयर करिए। ये मत डरिए कि वो देखते हैं कि नहीं देखते हैं, लेकिन आप अपना कर्म करते रहिए। कहा जाता है ना, गीता में लिखा हुआ, कर्म करते जा फल की इच्छा ना कर। तो क्लास को शेयर जरूर करें। अगला वाला जब वक्त मिलेगा तब देख लेगा, लेकिन वो देख लेगा। धन्यवाद।